हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ो पढ़ाओ स्टडी ग्रुप। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो ट्रेजर ट्रोव का है एंड द हार्ट ऑफ द ट्री चैप्टर का नाम है। एंड इसके पोइट हैं हेनरी क्विलर बर्नर। ओके, सो जो पोइट हैं वो बहुत शानदार पोइट थे और उन्होंने बहुत सी पोइट लिखी हैं, मैगजीन्स लिखी हैं और उन्होंने बहुत सी बुक भी पब्लिश की हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं पोइट का। ठीक है, तो द हार्ट ऑफ द ट्री इज़ अ पोएम रिटन बाय अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड पोइट। ओके, जो कि हेनरी क्विलर बर्नर है, वो एक नोवेलिस्ट हैं। ओके, अमेरिका के एंड एक पोइट हैं। तो वो इसमें पूरे पोएम में क्या है, वो फर्स्ट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, by asking the question in the first line of every stanza in the poem. Okay, what does the plants who plants a tree? ये क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा हर एक स्टांजा में फर्स्ट लाइन यही है। ओके, तो he wants the reader to think about the answer. ओके, and then he himself give the answer. तो पहले इन्होंने क्या किया है, हर एक स्टांजा के फर्स्ट लाइन में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने खुद ही उनका आंसर दिया है। ठीक है, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ओके, तो वो ये चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स हैं, वो सोचें उस क्वेश्चन के बारे में और फिर उन्हें उनका आंसर मिले। ठीक है, तो और थोड़ा इनके बारे में बता दूं। उनका जन्म अगस्त 3 1855 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ओके, और वो न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे। ओके, और फिर वो बहुत अच्छे पोइट थे और उनका डेथ 11 मई 1896 में हुआ था एट द एज ऑफ 41। ओके, तो इतना ही इनका मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और बाकी का ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाकी का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, वो आपको बुक में भी मिल जाएगा। ओके, तो अभी पोएम स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का नाम है, देखिए आप, टाइटल ही देखिए, द हार्ट ऑफ द ट्री। ओके, मीन्स जो ट्री है, ओके, उसको जब हम लगाते हैं तो हम खुद के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी सुधारते हैं। ओके, इसीलिए तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि लोग थोड़े ग्रोथ हो जाएं एनवायरनमेंट की तरफ भी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टांजा में अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन है हर एक स्टांजा में। ओके, तो देखिए, व्हाट डज द प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन तो दे दिया है पोइट ने, लेकिन उसको समझना भी उतनी गहराई से है। ठीक है, क्योंकि जो पोइट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्लांट लगाता है, जो आदमी प्लांट लगाता है, वो असलियत में प्लांट लगाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ करता है। ओके, क्योंकि देखिए, पोइट होते हैं, पोइट का काम ही है फिलोसफी करना। ओके, तो पोइट इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इंसान है, जो एक प्लांट लगाता है, वो सोसाइटी की नज़र में एक गॉड होता है। ओके, इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, वो एक मतलब कि एक आशीर्वाद देता है पूरी सोसाइटी को। क्योंकि देखिए, प्लांट है तो हम हैं, प्लांट नहीं तो ऑक्सीजन नहीं तो हम भी नहीं, ये आप जान लीजिए। ओके, तो जो इंसान एक भी प्लांट लगाता है हर दिन, तो हमें एक ब्लेसिंग देता है कि हम और जिएं। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये आशीर्वाद देता है। तो जो प्लांट लगाता है वो ये सब चीज़ें करने के अलावा बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा है और साथ में उन्होंने आंसर भी खुद ही दे दिया है। ओके, तो आंसर क्या दिया, देखिए,
ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो जो जो प्लांटिंग करता है जो इंसान, ठीक है, ही है, तो उसमें सबको रिप्रेजेंट किया गया है, ही शी सबको। तो वो प्लांट लगाने के साथ साथ वो सन और स्काई को एक फ्रेंड भी देता है एज अ प्लांट। ओके, क्यों ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए, इफ a tree or plants a friend of sun and sky, the tree suggested as a friend of sun and sky because one day it will grow tall and appear to reach the sky. Okay, the tree is a friend of the sun, as the tree is dependent on the sunlight to carry out the process of photosynthesis to make its food. Okay, तो इसी नज़रिए से देखें तो जो ट्री है वो किसका फ्रेंड है? स्काई का, ठीक है। और जो सन है उससे क्या करता है? सनलाइट लेता है और फिर उससे प्रोसेस कौन सा स्टार्ट होता है? फोटोसिंथेसिस, जिससे कि वो अपना फूड बनाता है। तो दोनों ही चीज़ों को देखें तो जो प्लांट है वो क्या है? सन और स्काई का फ्रेंड है, ठीक है। तो वो जो इंसान प्लांट लगाता है वो साथ साथ क्या करता है? सन और स्काई को एक फ्रेंड भी देता है, ठीक है, एज अ ट्री। फिर नेक्स्ट लाइन है, ही प्लांट्स अ फ्लैग ऑफ ब्रिजेस फ्री। और क्या करता है जो इंसान प्लांट लगाता है वो साथ साथ और क्या करता है? एक फ्लैग देता है ऑफ ब्रिजेस फ्री। मतलब आप देखिए, ब्रिजेस का यहाँ पे मतलब है, ब्रिजेस का यहाँ पे मतलब है एयर। ओके, एयर मतलब होता है ब्रिजेस का, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रिजेस है उसका मतलब क्या है? एयर, जो हवा है जो बहती है। हवा का रुख बदलते रहता है, किसी कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने तरीके से ही बहता है। तो और साथ साथ में क्या करता है? आपने देखा होगा कि हवा जब चलती है तो जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो भी उनकी लय में बहती हैं। ओके, तो उन पे भी खुद का जोर नहीं होता। तो क्या करता है? एक फ्लैग देता है। जब वो इतना लंबा होके जब अपनी पत्तियों को वो लहराता है उस ब्रिजेस ऑफ फ्री में, ठीक है। ब्रिजेस फ्री यहाँ पे क्यों दिया गया है? क्योंकि जो एयर है, जो विंड है, वो क्या है? फ्री रहती है, वो किसी के जोर पे नहीं चलती, इसीलिए यहाँ पे ब्रिजेस फ्री लिखा गया है। ओके, तो एक फ्लैग मिल जाता है ब्रिजेस फ्री को, क्योंकि जब पेड़ लंबा होता है, बढ़ता है, तो जब हवा चलती है तो क्या है? पत्तियां भी उसकी हिलती है, वो भी क्या करता है? हवा के रुख में बहता है। तो इसीलिए वो क्या करता है? एक फ्लैग की तरह दिखाई देता है जब वो लहराता है, उसकी पत्तियां जब लहराती हैं हवा में। तो इस यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि द ट्री इज अगेन कंपेयर टू अ फ्लैग ऑफ फ्री ब्रिजेस, लाइक अ फ्लैग फ्लटर्स freely in the bridges. Okay, the leaves of the tree flutter and provide soothing cool breeze to us. और जब वो लहराती है तो वो क्या करती है? उसकी पत्तियां हमें हवा देती है ना, कूल ब्रिजेस देती है हमें। तो एक फ्लैग की तरह वो नज़र आता है, ठीक है। जो प्लांट लगाता है जो आदमी, वो एक फ्लैग देता है किसको? ब्रिजेस फ्री को। तो इसे खुद की नज़रिए से थोड़ा और देखने की कोशिश कीजिए, जब बेटर समझ में आएगा आपको। ओके, फिर तीसरी लाइन देखते हैं, द शेप ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जो शेप ऑफ ब्यूटी है उसका मतलब होता है द बीम ऑफ ब्यूटी। ओके, द बीम ऑफ लाइट, ओके, जो भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए, जो शेप ऑफ ब्यूटी ऑफ टावरिंग हाई है, मतलब कि जो ट्री है वो जब ग्रो होगा, ओके, ग्रो होगा, तो वो इतना, उसकी जो स्टेम है वो लॉन्ग होगी, ओके, नैरो, लुक्स लाइक ब्यूटीफुल टावर। ओके, तो वो क्या होगा? जब लंबा होगा, जब बढ़ेगा वो ट्री, तो वो क्या करेगा? एक टावर की तरह हमें दिखाई देगा। और शेप ऑफ ब्यूटी मतलब, जब देखिए आप, शाम होती है, जब वो सूरज ढलता है, ओके, सूरज जब ढलता है तो उसकी एक लालिमा होती है जो चारों तरफ फैली रहती है, ओके। और उसकी जो कलर होता है वो जब सूरज ढलता है
तो क्या करता है, इतना सुंदर नज़ारा होता है। ओके, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, जब भी आप देखें तो उसकी जो लाइट है, सूरज जब ढलता है, उसकी जो लाइट है उसको उसने उससे कंपेयर किया है द शेप ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। और जो जब पेड़ लंबा होता है तब उस पे क्या है, उसकी थोड़ी लाइट पड़ जाती है, सनसेट की थोड़ी लाइट पड़ जाती है। तो वो क्या करता है, टावरिंग हाई उसकी एक अलग ही सीन होता है, ठीक है। वो बहुत सुंदर दिखता है, इसीलिए एक टावर की तरह क्या करता है, एक शेप ऑफ ब्यूटी देता है, ठीक है। द शेप ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, जो कि एक बहुत लंबा टावर के जैसे दिखाई देता है। और जो बीम ऑफ लाइट है वो उसके ऊपर जब पड़ती है तो वो और भी खूबसूरत हो जाता है। पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता है। ओके, फिर अगली लाइन में ये कहता है पॉइंट, अगली लाइन में ये कह रहा है, ही प्लांट्स ए होम टू हेवन एंड आई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो प्लांट लगाता है वो आदमी, वो फ्लैग, फ्रेंड और ब्यूटी के साथ साथ में, ब्यूटीफुल टावर के साथ साथ में और क्या देता है, और एक हेवन, एक घर देता है, ठीक है। ही प्लांट्स होम, क्या करता है, ही प्लांट्स ए होम टू हेवन एंड आई। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, आप सोच रहे होंगे कि जो घर, जो ट्री, जो प्लांट लगाता है वो कैसे किसी को घर दे सकता है फ्लैग दे सकता है, ब्यूटी दे सकता है, बट फ्रेंड भी दे सकता है, लेकिन वो एक घर कैसे दे सकता है। तो देखिए इसमें एक बहुत ही सुंदर सा गहरा सा, इसमें बहुत अच्छी सी बात छुपी हुई है। वो ये कि इट अपियर्स दैट द trees have made a home closer to heaven. Okay, the man plants, मतलब जो प्लांटिंग करता है ट्री को, वो क्या करता है, प्लांट लगा देता है, प्लांट बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो जो पेड़ है वो पूरा क्या है, स्काई को टच कर रहा है। ओके, स्काई को टच कर रहा है और क्या करता है, ऐसे लगता है कि एक स्वर्ग बना रहा है ऊपर, उसका जो ऊपर का वो रहता है ना, उसका जो टॉप ऑफ द प्लांट रहता है, वो ऐसा दिखता है जैसे कि वो पूरा आसमान तक पहुंच चुका है, आसमान को छू रहा है। एंड इट लुक्स लाइक नियर टू हेवन है ना, मतलब स्वर्ग में पहुंच गया है ऐसा लगता है, ठीक है। और वो किसको घर देता है, देखिए पेड़, पेड़ पे क्या करते हैं, पक्षियाँ आके अपना क्या करती है, घोंसला बनाती हैं, ठीक है, जहाँ पे वो अपने बच्चों को रखती हैं, छोटे छोटे बच्चों को रखती हैं। ओके तो वो क्या करते हैं, घर देता है किसको, मदर क्रोन्स ऑफ बर्ड्स, जो माता मतलब जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स मादा होती हैं, ठीक है, पक्षी मादा होती हैं, उनको क्या करता है, घर प्रोवाइड करता है, जो ये प्लांट करता है। और वो उस पेड़ पे क्या, उस लंबे से पेड़ में क्या है, अपने घोंसला बनाती हैं और अपने बच्चों को वहाँ पे रखती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, इसीलिए स्वर्ग की तरह इसको देखा गया है। फिर लाइन है, फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून्स ऑफ बर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मदर क्रून्स ऑफ बर्ड। इसका क्या मतलब, द सॉफ्ट सॉन्ग दैट मदर बर्ड्स इज सिंगिंग टू हर यंग वंस, मतलब कि जो मादा पक्षी होती हैं वो क्या करती है, अपने बच्चों के लिए क्या करती हैं, गाना गाती हैं, लोरी सुनाती हैं, जैसे हर माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुनाती हैं। तो वो क्या करती हैं, मदर क्रून्स ऑफ बर्ड भी क्या है, उस घोंसले में रह के अपने बच्चों को लोरी सुनाती हैं, ठीक है। फिर सेकंड लाइन है, इन हर्स्ड एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड, मतलब जब वो गाना गाती हैं तब ऐसा इतना काम लगता है, मतलब देखिए किसी की भी लोरी है, अगर कोई माँ लोरी किसी को सुना रही है तो बच्चा उठने की जगह सो जाता है। क्यों सो जाता है वो, क्योंकि उस जो माँ की जो लोरी होती है उसमें एक काम काम होता है, ठीक है, बहुत शांति मिलती है सुनने से। चाहे अगर कोई बड़ा इंसान भी सुन ले तो बहुत ही साइलेंट फील होता है, तो इससे बहुत हैप्पी भी लगता है। ओके, तो ट्विलाइट का मतलब यहाँ पे फेंट लाइट होती है, एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द सन हैज़ गोन डाउन, गोज डाउन, मैंने आपको कहा था, ठीक है। वैसे ही क्या है,
यहाँ पे हैप्पी टू लेट हर्ट मतलब जब सनसेट होता है तो क्या करती है, जो पक्षी मादा होती है वो अपने बच्चों को लोरी सुनाती है इन हस्ड एंड काम वॉइस। ओके, तो इसमें ये यही सुनाना चाहता है। तो जो पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, वो उसके नज़रिए से तो एक पेड़ ही लगा रहा है, बट एक पोइट की नज़र से देखें, एक फिलोसोफर की नज़र से देखें तो वो और भी बहुत कुछ दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए पेड़ नहीं होता तो पक्षियाँ अपना घोंसला कहाँ बनाती। हाँ है कि खिड़कियों में बनाती हैं और जगह तो, बट ट्री इज़ अ कॉमन। ओके, क्योंकि देखिए जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे तो किसी की घर नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे खिड़की नहीं होती तो वहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो ट्री पे ही ज़्यादातर पक्षियाँ अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इन ट्रिबल ऑफ हेवंस हारमोनी। ओके, मतलब इसका यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, देखिए इसका यहाँ पे मतलब निकलता है हाई टोन इन म्यूज़िक, मतलब हाई वॉइस में गाती है वो, मतलब अपना गला फाड़ के गाती है। जो भी कोयल है या फिर कोई भी पक्षी है वो अपना क्या है, अपने एक ऐसी वॉइस निकालती है जिससे कि वो अपना दिल खोल के गाती है। ओके, तो इसमें इसी का मतलब है द वे इन विच डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स आर प्लेड और sung टुगेदर एंड combined टू मेक ए प्लेजेंट साउंड। ओके, उसको ही हारमोनी बोला जाता है। तो इसको सुनने में तो बहुत काम लगता है, बट वो अपना गला फाड़ के चिल्ला के गाती है। ठीक है, तो इससे क्या है, वो पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो सो जाते हैं। ओके, तो इस सेशन में तो इतना कहा गया है कि जो प्लांट लगाने वाला है वो अपने प्लांट लगाने के साथ साथ में और भी बहुत कुछ करता है। एक फ्रेंड देता है सन एंड स्काई को, एक फ्लैग देता है ब्रिजेस ऑफ फ्री को, शेप ऑफ ब्यूटी टावरिंग शेप ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। ओके, फिर है कि वो एक घर भी देता है। ठीक है, हेवन है ना, हेवन टू हेवन एंड आई। ओके, ये सब चीज़ें करता है। तो दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, तो ये सब चीज़ें वो करता है ड्यूरिंग प्लांटेशन ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। नेक्स्ट सेशन में मैं ब्रीफली और अच्छे से पढ़ाऊँगी। अगर आपको कुछ भी कहीं भी कुछ डाउट आ रहा है तो यू कैन टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, एंड अगर पढ़ाने में कुछ कुछ कहीं गलती हो गई हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी एंड थैंक यू। और जितना आज पढ़ाया उसके प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, और कहीं भी अगर आपको नोट्स भी ज़रूरी हैं तो आई कैन गिव यू एंड आई विल गिव यू। ओके, तो नोट्स भी इसके आपको दे दूँगी अगर आप बोलेंगे तो। तो अगर आपको कहीं भी इस एक भी लाइन में अगर आपको समझ में कहीं नहीं आया तो यू कैन टेल मी। ओके, तो इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। ओके, तो थैंक यू।